तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, कि किसको बोलते हैं। क्या बोल भाई, इसका जनरल एक्सप्रेशन बताओ, जनरल फॉर्म बताओ। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax by प्लस सी इक्वल टू, इस तरह का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, इसी को दो वेरिएबल्स वाला इक्वेशन बोलते हैं। कौन कौन है? x और टू वेरिएबल्स x एंड y, x एंड y, तो ये दोनों वेरिएबल है। और ये ABC कौन है? कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो A B C ये सब का सब रियल नंबर्स है, ये सब का सब कौन है? हाँ, रियल नंबर्स है। तो लेकिन यहाँ कंडीशन होता है कि A जो है वो 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो x और y वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, बस अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे आज। तो पहले इस तरह का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास हमको पता है कि हमें एक सिस्टम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सिस्टम। और सिस्टम का मतलब होता है कि हाँ, जैसे ये देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। ये दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है वो अलग अलग है, चेंज्ड है। यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे नहीं है, अलग है ना। तो अलग है तो अलग इक्वेशंस हो गया, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? हाँ, तो इसको लिखा रहेगा यहाँ पे इस तरीके से कि सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करो। तो सॉल्व जैसे ही बोलेगा ना कि सॉल्व करो, तो इसका मीनिंग हमें पता है क्या? इसका मीनिंग हमें पता है क्या कि क्या मतलब होता है सॉल्व करने का? मतलब इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ सॉल्विंग, है ना। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जो x और y है ना, ये जो x और y है, x y जो वेरिएबल्स हैं, उनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। और हम ये जो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसी का यही मतलब होता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जब लिखा रहता है कि सॉल्व, मतलब समझ जाना कि ये हमसे बोल रहा है x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो तुम। ओके, ठीक है। तो सॉल्व का मतलब तो सीख गए। अब हम लोग सॉल्व का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सवाल ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड्स होता है हमारे पास। तो बेसिकली जो है हमारे पास दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने का। तो अब जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास सॉल्व करने के कितने सारे मेथड्स हैं? सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं? तो वो मेथड्स जो हैं वो दो मेथड है। कितना मेथड है? बोलो बोलो। दो मेथड। कौन कौन सा? एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और एक कहलाता है एल्जेब्राइक मेथड। क्या? एल्जेब्राइक मेथड। आ रहा बात समझ में? तो ये दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का
सॉल्व करने का हमारे पास मेथड्स है दो। कौन कौन सा? द वेरी फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकेंड वन इज अलजेब्राइक मेथड। आ रहा बात समझ में? तो ये अलजेब्राइक मेथड में ना जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा, अच्छा अलजेब्राइक मेथड जो है फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है अलग अलग तरीकों से, है ना, अलग अलग मेथड से, वे से। जैसे पहला बोल सकते हैं कि हमें सीखना होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है यहाँ पे फिर आ जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, TATION होगा ना, एलिमिनेशन मेथड, ये होगा हमारा दूसरा। और ये दोनों मेथड्स जो है ना वो अलजेब्राइक के अंदर है। एक और मेथड है पर हमारे सिलेबस में नहीं है वो, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ तीसरा नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उनको हम करेंगे सॉल्व। और उसका क्या मतलब होता है? सॉल्व का मतलब होता है कि तुम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है अलजेब्राइक। अलजेब्राइक का क्या मतलब होता है? अलजेब्राइक का मतलब होता है जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, भाग करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब करके तुम वैल्यूज फाइंड आउट करो, पहला। दूसरा, वैसे सॉल्व मत करो, ग्राफ बनाओ। ग्राफ का मतलब होता है ड्राइंग बनाओ, ठीक है, ड्राइंग बनाना है। तो ये दो मेथड्स हमारे पास, द वेरी फर्स्ट वन इज ग्राफिकल एंड द सेकेंड वन इज अलजेब्राइक। और अलजेब्राइक में फिर देर आर टोटल 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक समझ में आ गई स्टोरी? क्लियर है? ठीक है, मिटा देते हैं इसको। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। अब पहले ग्राफ का मतलब समझते हो? ग्राफ का मतलब समझते हो? जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि, हाँ, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जैसे हम लोग, मान लो कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई यहाँ पे खड़ा है और वो पत्थर फेंका दूर और ऊपर भी, देख लो, ऐसे सीधा नहीं फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है और दूर भी फेंक रहा है। तो इसका मतलब ऐसे ट्रैजेक्टरी होगा। पत्थर कभी फेंके हो ना, बॉल फेंके हो ना, तो पत्थर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ये एक कर्व बना कि नहीं बना? और ये कर्व एक रियल लाइफ का कर्व है, बट वी कैन एक्सप्रेस दिस कर्व मैथमेटिकली। मतलब क्या नहीं समझ आया? मैथमेटिकली एक्सप्रेस द कर्व, ये क्या होता है? ये एक्चुअली में होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है। क्या होता है? और इक्वेशन का मतलब तुम लोग अच्छे तरीके से समझते हो क्या होता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, बीच में इक्वल का साइन, देयर आर समथिंग इन लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग इन राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारा इक्वेशंस होता है हमारे पास। जैसे तुम लोग जानते हो, ये देखो, जैसे अगर हम लिखे 5x + 3, फिर हम ये लिखेंगे 2x² - 5x + 7, है ना। ये दो तरह का, खास करके कम से कम दो तरह का तो दिखा ना, दो तरह का तो दिखा, बोलो बोलो। अब एक और दिखाते हैं, जैसे ये वाला x² + y² = a², ठीक है। अब ये क्या होता है? देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस?
दिस इज इन प्योर, दिस इज प्योर इक्वेशन, ये इक्वेशंस है, ये सारे इक्वेशंस है ना। अब इक्वेशंस है, अब इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग होता है। क्या होता है? एक मीनिंग होता है, ग्राफिकल मीनिंग जिसको बोलते हैं। ग्राफिकल मीनिंग मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे 3x प्लस वाई कर देते हैं, वाई छूट गया था। ग्राफिकल मीनिंग होता है ये ना, ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। किसको? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। किसको? अब तुम लोग सोच रहे हो ये पैराबोला कौन सा चीज आ गया, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो वो जो कर्व दिखाई दे रहा है ना, उसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वो किस तरह का रास्ता को बनाता है, इस तरह का कर्व को ट्रेस करता है, बनाता है वो। ऐसा वाला इक्वेशन, नंबर 1 वाला इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को बनाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को बनाता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन को बनाता है, ये भी कह सकते हो। और चूंकि स्ट्रेट लाइन को बनाने वाले ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनका वेरिएबल का पावर 1 1 होता है, तो हम उन्हें लीनियर नाम देते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल को भी हम लोग एक इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, अब ये कैसे, क्यों करता है, स्ट्रेट लाइन को क्यों रिप्रेजेंट करता है, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। आ रहा बात समझ में? ठीक है, अभी जैसे और तरह का दिखाएंगे, जैसे तुम लोग जानते हो कि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। कैसा रास्ता में? उसका जो एक रास्ता तय करता है, कैसा रास्ता होता है? हाँ, कैसा रहता है? सर्कुलर। ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? ये वाला रास्ता, इसका स्पेशल नाम है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको इलिप्स बोलते हैं। तो हर तरह का जो हमारे पास कर्व है ना, उनका नाम होता है अलग अलग। पहला ये स्ट्रेट लाइन नाम है इसका, पैराबोला नाम है इसका, इलिप्स नाम है इसका, ओवल शेप इसका नाम जानते हो, सर्कल है इसका नाम। तो ये सारे कर्व्स हैं। कर्व का मतलब क्या होता है? व्हेन यू ड्रॉ, व्हेन यू स्केच विद द हेल्प ऑफ टिप पॉइंट विथ योर पेन और पेंसिल, बस चीज दो, तो जो हो रहा है ना, एक रास्ता बन रहा है ना, ट्रेस हो रहा है ना, उसी को कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, लाइक दिस इज ऑल्सो अ कर्व विच इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसको कर्व बोल सकते हैं। यस, दिस इज अ कर्व, दिस इज कर्व, कर्व, कर्व। फिर हम लोग उसका नाम देते हैं। अरे चलो ना, इसको स्ट्रेट लाइन बोलो ना, इसको पैरा बोलो ना, इसको इलिप्स बोलो ना, इसको सर्कल बोलो ना। और ये सारे एक्चुअली में ट्रेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के हेल्प से हमें ये मिलता है, ऐसा इक्वेशन से हमें ऐसा वाला शेप मिलेगा। आ रहा बात समझ में? चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब स्ट्रेट लाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ये वाला इक्वेशन। और ये वाला मतलब कौन वाला? वेरिएबल का पावर कितना है? 1 1। मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? तो L फॉर लीनियर और L फॉर लाइन, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन से हमें मिलता है स्ट्रेट लाइन। आ गया बात समझ में? अब कैसे ये इक्वेशन कैसे स्ट्रेट लाइन को आखिर शो करता है, अब वो हम लोग सीखेंगे, प्लॉट करना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाना सीखेंगे, और रियल में देखेंगे हाँ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन सच में ऐसा वाला कर्व को ट्रेस करता है। एंड दिस इज द मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ओके ओके,
क्या? ये नहीं देखना है, वैसे इससे पैराबोला बनता है और उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और ये चार तरह का वैरी कर सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। तो ये तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो देर आर टोटल 4, ओके। एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, एक राइट हैंड पैराबोला और एक लेफ्ट हैंड पैराबोला। और ये हमें मिलता है, एक तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दो, तो दो इससे 4, तो देर आर टोटल 4 पैराबोला, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट। आया बात समझ में? तो अलग अलग इक्वेशंस, अलग अलग कर्व ट्रेसिंग। यहाँ पे मेनली हमारा फोकस है स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ऐसा वाला इक्वेशन से क्या मिलता है? ऐसा वाला इक्वेशन से ऐसा वाला स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा वाला पैराबोला मिलता है, पैराबोला मिलता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे टॉपिक दे सकते हैं। टॉपिक है हमारा सॉल्विंग ना, सॉल्व करना सीख रहे हैं क्या? सॉल्विंग, किसको सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस को। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और ये जो लीनियर इक्वेशंस होंगे जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारा मेथड कौन सा होगा? ग्राफिकल मेथड, ओके। कट रहा है क्या? ठीक है, तो ग्राफिकली वी विल सॉल्व। और साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ही एक्स वाई, यही वाला एक्स का वैल्यू अल्फा और वाई का वैल्यू बीटा, ये वैल्यू पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों को बोलेंगे अरे ये दोनों साइमल्टेनियस हो गया। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सो वी विल अंडरस्टैंड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ओके। अच्छा रुक जाओ, पहले काम करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पहले बता देते हैं, है ना। देखो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे। देखो पहले लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और ये दोनों कौन है? दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अब वो जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? एक ऐसा लाइन बनाना है तुमको। कैसा लाइन? एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, और एक इसी पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इसको। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आ गया बात समझ में? हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं समझो पहले बात को। हम लोग जानते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स
ये लोग क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स कैसा कर्व? रिप्रेजेंट्स, हाँ, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये लोग जब कर्व को ट्रेस करता है ना, तो वो कर्व कैसा मिलता है हमें? स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? दिस इज स्ट्रेट लाइन, ऐसा। तो ये कहाँ से मिल रहा है? लीनियर इक्वेशन से मिल रहा है। तो डेफिनेटली इक्वेशन 1 से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, लाइन मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये मिला हमें, दिस इज योर कर्व, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, यू आर ऑब्टेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ आइदर इक्वेशन 1 और 2। या तो इक्वेशन 1 के हेल्प से ये वाला लाइन मिला होगा, या तो इक्वेशन 2 के हेल्प से मिला होगा। चलो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 के हेल्प से हमें मिला। किसके हेल्प से मिला? इक्वेशन 1 के हेल्प से हमें मिला। अच्छा, तो इक्वेशन 2 के हेल्प से भी हमें एक और कर्व मिलेगा, एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ये वाला है, ये, ठीक है। और ये जो कर्व मिला सेकंड वाला, ये किसके हेल्प से मिला? इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से हमें ये सेकंड वाला कर्व, सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन मिला। आया बात समझ में? तो देखो दो लाइन मिला कि नहीं मिला? 2 लाइन मिला। तो एक इक्वेशन से एक लाइन, 2 इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन से दूसरा वाला लाइन मिलेगा। और इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे उसका फिगर, उसका ग्राफ बनाएंगे। अब जरा हम लोग ना पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करें जानते हो? पॉसिबिलिटीज। देखो क्या होता है पॉसिबिलिटी। अब अगर मान लो हम लोग जब ड्राइंग बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइंस किस किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। देखो, तो वो टोटल 3 तरीके से बन सकता है, ठीक है ना, 3 तरीका। तो यहाँ पे 4 बॉक्स बन गया। तो एक बॉक्स में कुछ नहीं, ऐसा नहीं देखना है, इसको एम्प्टी ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो, तो हम क्या बनाएंगे स्टार्टिंग में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। अब इसमें हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 1 का ग्राफ, इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 से लाइन जो मिलेगा वो ऐसे मिला, ठीक। और इक्वेशन 2 से हमें जो लाइन मिलेगा वो मान लेते हैं ऐसा मिलेगा। तो ये हमें मिला, कर्व्स मिले हमें, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिला और ये हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल गया, ठीक। एक ये पॉसिबिलिटी है कि जो 2 ग्राफ बनेगा वो हो सकता है एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फिर से आ गया कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हो सकता है कि इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है, इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है ना, वो ये है, वो ये है। और तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज द ग्राफ, दिस इज द कर्व, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो हमें इक्वेशन 1 के हेल्प से मिला है, हाँ या ना? इक्वेशन 1 के हेल्प से। अब इक्वेशन 2 भी हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो इक्वेशन 2 जो था ना, वो जो स्ट्रेट लाइन दिया वो एक्चुअली में क्या हुआ, इसी के ऊपर से कोइंसाइड कर गया। मतलब वो जो दूसरा वाला लाइन मिला वो बिल्कुल वही लाइन मिला जो पहला लाइन था, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। जैसे ट्विंस कैसे होते हैं, जुड़वा भाई जुड़वा बहन, उसी तरीके से। तो इक्वेशन 1 के हेल्प से ये वाला लाइन मिला था। जब इक्वेशन 2 को सॉल्व किए ना, जब प्लॉट किए प्लेन पे, तो वो जो कर्व मिला वो एग्जैक्टली वैसा ही मिला जैसे पहली बार में मिला था, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ओवरलैप ना कर जाएगा। ओवरलैप समझते हो? एक लाइन उसी के ऊपर दूसरा लाइन, समझ गए? तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से अलग अलग मिल ही नहीं रहा, एक ही लाइन मिला। लेकिन हम बोलेंगे देयर आर 2 लाइंस एंड बोथ द लाइंस आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, एक के ऊपर एक है। आगे बात समझ में? अब तीसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस, और जो हमको मिला वो देखो क्या मिल रहा है। एक लाइन हमको ये मिला इक्वेशन 1 के हेल्प से, और दूसरा इक्वेशन जो हमको मिला, दूसरा कर्व मिला, दूसरा लाइन वो ये मिला, ठीक है।
तो ये हम लोगों को मिल गया इक्वेशन 2 के हेल्प से लाइन मिला। और ये दोनों लाइंस जो है वैसे लग नहीं रहा है ना, ये चलो मान ठीक है, पैरेलल मिल गया है ना, क्या मिल गया, पैरेलल। इक्वेशन 1 के हेल्प से पहला ग्राफ मिला, पहला कर्व मिला, इक्वेशन 2 के हेल्प से जो दूसरा कर्व मिला। अब वो दोनों को जब हम ऑब्जर्व किए तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल था। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है जो तुम सोच पा रहे हो? नहीं, 3 लाइन एक ही सरफेस पे बनाना है, एक ही बोर्ड पे बनाना है ना, एक ही प्लेन पे बनाना है। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि वो लोग इंटरसेक्ट कर सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो दो ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा, और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि पैरेलल हो जाए, कभी इंटरसेक्ट ही ना करे। आगे बात समझ में, यहाँ तक ठीक है। अब ये तो समझ गए कि स्ट्रेट लाइन हमें एक कर्व देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, एक पहला इक्वेशन पहला कर्व, दूसरा इक्वेशन दो लाइंस मिलेगा। और वो दो लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं वो इंटरसेक्ट करे, हो सकता है वो कोइंसाइड करे, हो सकता है वो पैरेलल हो। आगे बात समझ में। अब प्रॉब्लम करते हैं कैसे बनाएंगे वो, चलो। जैसे क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और वो दो सिस्टम है तो दो इक्वेशंस दिया रहेगा ना, वो दो इक्वेशंस ये हैं, x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। ठीक है ना। अब तुम लोग ग्राफ पेपर तो लाए नहीं होगे, नहीं लाए ना, कोई बात नहीं। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझना। ग्राफ बनाना है, अभी हम लोगों को चित्र बनाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे नामकरण करेंगे कि देखिए भैया x + 2y जो = 3 है ना, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और जो दूसरा वाला है उसको भी कंसिडर करेंगे, 4x + 3y को 4x + 3y = जो 2 है, इसको इक्वेशन नंबर दूसरा नाम देंगे, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। अब देखो कैसे ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले किसी एक को उठाना है, किसी एक को उठा लेते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करना है, पहले 1 को तुम यहाँ पे लिखो, x + 2y = 3 है। अब यहाँ पे क्या करना है, या तो तुम्हारा मन कर रहा है x का वैल्यू फाइंड करना, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, x = चाहते हो या y = चाहते हो। तो अभी क्या है ना कि कोशिश करना ये है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 रहे, जिसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा उसी को फाइंड करना। जैसे इस y का कोएफिशिएंट कौन है, 2, और इसका x का कोएफिशिएंट कौन है, 1।
तो y नहीं फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए इसी को फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 3 और ये +2y उस तरफ जाएगा तो -2y हो जाएगा। जैसे ही तुम या तो x या तो y फाइंड करोगे, उसी के नीचे तुमको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। और उस बॉक्स में 3 कॉलम बनाओगे, 1 2 3, ठीक है। और फिर बीच में इस तरीके से भी एक लाइन दोगे, और पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे लिख देना x और दूसरे वाले बॉक्स में लिख देना y। ये पूरा तुम पे डिपेंड करता है कि y का वैल्यू तुम क्या चाहते हो, तुम अपने अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हो। y का वैल्यू, y का कुछ ऐसा कुछ वैल्यू पुट करो कि x का जो वैल्यू तुमको मिलेगा ना, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो y का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। अब y का वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, तुम खुद से पुट करोगे। तो हम y का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करेंगे ना, ऐसा पुट करेंगे कि यहाँ पे हमें पॉइंट में आंसर ना मिले, ठीक है, पॉइंट में आंसर ना मिले। अगर हम y का वैल्यू अगर 0 ले लें, क्या ले लें, 0, तो जरा देखो तो y = 0 हो गया, तो 0 × 2 खत्म हो गया, ये 0 बन गया। तो x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। तो देखो सिलेक्शन ऐसा करो कि x का वैल्यू पॉइंट में ना मिला। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो y का वैल्यू 1 लेंगे, कितना लेंगे, 1, तो क्या होगा देखना। हाँ अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक मिनट हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ डेनोमिनेटर में तो कोई है ही नहीं ना, तो डिवाइड करेगा कौन। और जब डिवाइड करने के लिए कोई है ही नहीं तो डेसिमल वाला बात ही नहीं करना है। मेरे माइंड में दरअसल डेनोमिनेटर चल रहा था। खैर, तो यहाँ पे आप रैंडम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो y का वैल्यू 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 × 1, y = 1 है ना, तो 2 × 1 2 हो गया, तो 3 - 2 कितना मिलेगा, 1। अच्छा है, y अगर 1 होगा तो x भी 1 होगा। हो गया, फिल कर लिए। एकदम इसी पैटर्न में जिस तरीके से तुम फ्रॉम इक्वेशन 1 किए और बॉक्स बनाए, फ्रॉम इक्वेशन 2 करोगे और बॉक्स बनाओगे, ठीक। चलो काम करते हैं। तो यहाँ पे अब काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है उसको लिखो पहले। इक्वेशन 2 है हमारा 4x + 3y, 4x + 3y = 2 है। अभी तुमको क्या बोले थे कि या तो x फाइंड करो या तो y फाइंड करो, यही ना बोले थे। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से x फाइंड करेंगे। क्यों, पहले बता देते हैं। पहले हम बोले कि जिसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा उसी को फाइंड करना। अब बोल रहे कि जिसका कोएफिशिएंट इवन रहेगा, क्या रहेगा, उसको फाइंड करना। ऐसा कोई मैंडेटरी कोई रूल नहीं है, ये कन्वीनियंट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि तुम एक इवन नंबर से डिवाइड करने में हमें आसानी होता है ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ x फाइंड करेंगे, तो बता सकते हो x का वैल्यू क्या निकलेगा। ये देखो ये 2 है यहाँ पे, ये +3y उस तरफ जाएगा, -3y हो जाएगा। और यहाँ x के साथ में 4 मल्टीप्लाई में था, वो कहाँ गया, डिवाइड में गया कि नहीं गया। तो ये वैल्यू मिला हम लोगों को, x = 2 - 3y/4 मिल गया, है ना। मिला कि नहीं मिला, बोलो, मिला। अब आगे देखो, अब बॉक्स बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे फिर से उस इक्वेशन को हम कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पे, कि हमें क्या मिला। यहाँ पे हमें मिला है x = 2 - 3y/4 मिला है ना, सेकेंड के इक्वेशन के हेल्प से। तो हम बॉक्स बनाएंगे फिर। ये बॉक्स बना लिए, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पे ऐसे, और इसमें रहेगा हमारा x और रहेगा y। y का वैल्यू खुद हम सेलेक्ट करेंगे, y का वैल्यू हम खुद सेलेक्ट करेंगे, x का वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात आएगा डेसिमल वाला, कुछ ऐसा सिलेक्शन करो कि फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अगर y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 × 3, 2 × 3 6 -6 +2 -4, -4 और ये 4 आया बात समझ में। हीरो इधर देखो, जैसे यहाँ पे देख लो, एक बार सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि y का वैल्यू हम लोग को खुद से सेलेक्ट करना है, खुद से सोचना है। तो y का वैल्यू हम 2 सोच रहे हैं। कितना सोच रहे हैं, 2। इधर देख भाई,
तो यहाँ पे कितना है 2 है, माइनस है 3 है यहाँ पे, और यहाँ y है ना, तो y का वैल्यू तुम कितना सेलेक्ट किए हो 2, नीचे 4 है तो ये जगह 2, देखो यहाँ 3 2 जा -6/4, ऊपर में कितना आएगा -6 + 2 -4 आएगा ऊपर में, नीचे 4 है पहले से, 4 4 कट गया तो कितना आया -1 आया कि नहीं। तो ये x का वैल्यू -1 आया, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू तुम 2 सेलेक्ट किए थे, तो y का वैल्यू 2 सेलेक्ट करो, x मिलेगा -1। ये वाला नहीं दिखा सकते हैं, मन करे तो दिखा दो, ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है, ये चाहो तो दिखा सकते हो। आ गया बात समझ में? ठीक है, अब बताओ y का वैल्यू कुछ और सेलेक्ट करो, कितना 6, तो 6 3 जा -18 + 2 16, -16 को 4 से डिवाइड करेंगे, अरे वाह -4, x का वैल्यू आया कितना -4 आ गया, क्यों? क्योंकि हम y का वैल्यू कितना लिए थे 6 लिए थे। बहुत बढ़िया, जैसे ही ये 2 बॉक्स बन जाएगा, नाउ यू आर रेडी टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। ओके, उसके लिए तुमको क्या करना होगा, उसके लिए तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो तो हम यहाँ बना रहे हैं, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक। हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे मेंशन कर दो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, यहाँ पे सिर्फ x लिख दो, हो गया। अब तुम अपना बॉक्स में देख लो पहले कि वैल्यूज जो डेटा आया है बॉक्सेस में वो कौन कौन है। x का वैल्यू 3 आया है और यहाँ पे x का वैल्यू -4 आया है, y का वैल्यू 0 1 है, y का वैल्यू मैक्सिमम 6 तक गया है। उस हिसाब से डिवीजन करेंगे ना, यहाँ पे मार्किंग जो करेंगे तो 6 तक गया है y का वैल्यू मैक्सिमम, तो हमें कुछ इस तरीके से मार्क करना चाहिए, क्या ये इतना सा डिस्टेंस को देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे 1 बोलेंगे, तो उतना ही इक्वल विड्थ पे लेना पड़ेगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये जिस तरीके से मार्क हुआ है एग्जैक्टली सभी में वैसा ही करना पड़ेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर इधर भी उतना ही दूरी पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6। फिर इधर भी वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7, जितना पॉइंट मिले उससे एक ज़्यादा लेना है, ठीक है। ओके, अब मेंशन कर दो सभी में, तो मेंशन करो, ये है हमारा 1, ये हमारा 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये यहाँ पे तुम्हारा मिड पॉइंट जो होता है x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पे कटता है उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ। ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा -2, जो डाउन में होता है वो माइनस होता है, -3 -4 -5 और -6, और x एक्सिस में जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट करता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। पहला बॉक्स को प्लॉट करो। कैसे प्लॉटिंग होता है, इस तरीके से, कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा होता है, यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ जो नंबर होता है उसको x बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको y बोलते हैं, हाँ? तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है 0। फर्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करें, x का फर्स्ट वैल्यू 3, y का फर्स्ट वैल्यू 0, 3 0, 3 0 बनेगा।
तो तुमको यहाँ ऑरिजिन पे रहना है, ये तुम्हारा ऑरिजिन हो गया। अब तुमको मूव करना है 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट किधर, प्लस की 3 माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे बैठ गए। और y कितना है 0, मतलब तुमको ऊपर में कहीं भी मूवमेंट नहीं करना है, जहाँ पे वहीं पे। तो यहाँ से एक काम करते, पहले हम ये वाला प्लॉट करते 1 1 वाला। x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 1, तो x के 1 मूव करेंगे इधर राइट साइड, यहाँ पे आ गए, और y का वैल्यू 1 था तो 1 पे जाएंगे, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। तो ऐसे ड्रॉ करना है पर दोनों को, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पे। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ ना, ये मन में करना है या स्केल से करना है। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, जो 1,1 हमको दे रहा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 3,0 कैसे मिलेगा, x पे तो 3 मूव करेंगे पर y पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो वो पॉइंट यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जो हम लोग मार्क कर रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 3,0 वाला। तो अभी एक काम करते हैं, इसको मेंशन नहीं करते, हमें 2 पॉइंट मिला ना, एक ये वाला पॉइंट मिला और एक ये वाला पॉइंट मिला। जैसे ये दोनों पॉइंट मिलेगा, दोनों पॉइंट को कर देना जॉइन, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है स्केल के हेल्प से, जो दोनों पॉइंट को छू करके निकले, ठीक है। तो क्या वो लाइन जो हम स्केल से बनाएंगे, कोई ऐसा लाइन होगा क्या जो दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाए, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो ये स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट कर्व मिला, वो इक्वेशन 1 का है। किसका है, इक्वेशन 1 का है। तो ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब येलो वाला मिल गया इक्वेशन 1, यहाँ पे येलो टिक कर दिए। येलो किस में टिक है, 1 में, मतलब 1 का लाइन है ये, ठीक। नेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, रुको। अब हमारा सेकेंड बॉक्स है कौन, ये वाला, x, y है, x का वैल्यू -1, तो यहाँ से -1 पे मूव करेंगे, और y का वैल्यू 2 है ऊपर, 1 2, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐसे मन में ऐसे या फिर स्केल से ऐसे ऐसे कर लेना, जहाँ पे कटेगा वही पॉइंट हमें मिलेगा, है ना। ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। फिर ये देखो, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 6, तो x पे तुमको -4 पे आना है, यहाँ पे आ गए, और y पे कहाँ जाना है, 6 पे, यहाँ पे हो, और y का वैल्यू 6 है, तो ऊपर 6 की ओर जाएगा यहाँ पे। अब ये ऐसे सीधा सोचो और ये ऐसे सीधा सोचो, तो क्या लगता है कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ मिला था, एक पॉइंट यहाँ मिला था, तो ये एक ऐसा लाइन तुमको ड्रॉ करना है जो इन दोनों से पास करे, ठीक है ना। इस तरीके से, ओके। तो ये तुमको मिल गया कौन सा, दूसरा वाला, दूसरा इक्वेशन का लाइन है वो, ठीक है, पर्पल कलर से, पर्पल में टिक कर दिया सेकेंड में, तो सेकेंड का लाइन हो गया ये। अब देखो, हो गया, ग्राफ हम लोग बना चुके हैं, ग्राफ बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बोलो बोलो, सॉल्व। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व का मतलब होता है x और y का वैल्यू फाइंड करना। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको कर दो हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है क्या, ये वाला पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट का नाम दे देंगे P, ठीक है ना। और वहाँ से देखेंगे कि वो पॉइंट कितना ऊपर है और कितना लेफ्ट साइड है। तो उसके लिए तुमको एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये y का वैल्यू ऊपर और x का वैल्यू लेफ्ट साइड में मिल रहा है ना। तो ये तो वैसे हमको लगता है एग्जैक्ट बना नहीं है ना, पॉइंट में मिल रहा है हमारे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ग्राफ पेपर पे सही बनेगा, ये बात सही है। बुक में ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली में कहाँ कहाँ है पता है, x का वैल्यू इधर लेफ्ट की ओर मूव किया हुआ है तो -1 मिल रहा है, और y का वैल्यू ऊपर 2 पे मिल रहा है, 1, 2।
मतलब तुमको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, तो ये वाला जो लाइन जा रहा है ना यहाँ बीच में, ये एक्चुअली में जाएगा 2 पे, और ये वाला जो लाइन यहाँ बीच में जा रहा है वो एक्चुअली में जाएगा इस -1 पे। तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे x कॉमा यहाँ y, x मतलब -1 और y मतलब 2। ठीक है, अब ये सही नहीं बन पाया यहाँ पे, वो ग्राफ पेपर पे ही सही बनेगा, है ना, या फिर इसको स्केल से बनाते तो भी सही बन जाता। आया बात समझ में? तो यही है x का वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे लिखना भी पड़ेगा कि नाउ फ्रॉम द ग्राफ के हेल्प से, कि ऐसे बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐसे स्ट्रेट लाइन्स ऑफ इक्वेशन 1 का स्ट्रेट लाइन है और वहां पे इक्वेशन 2 का भी लाइन है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से जो लाइंस मिला है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। स्ट्रेट लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट कौन सा पॉइंट P, और उसका कोऑर्डिनेट भी लिख दो यहीं पे तुरंत। तो उसका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2 है। सो ये वाला x का वैल्यू -1 हो गया, और एंड ये 2 जो है वो y का वैल्यू है। यही दोनों है सॉल्यूशन, आर सॉल्यूशंस। ये क्या है, सॉल्यूशंस है। आगे बात समझ में? तो ये मतलब होता है सॉल्विंग करने का। सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन। समझ में आ गया? 1 घंटा लग गया? हाँ, कितना हो रहा है? 40 लगा। कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक, कुछ बोलेंगे नहीं, लिखने बोल रहे हैं, लिखो जल्दी। नहीं लिखना है? वो तुम बना चुके हो, छोड़ दो फिर, जल्दी लिख भाई। बना लेगा? बना लिया? ठीक है, चलो ग्राफ हो गया। अब इससे क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है? और वर्टिसेस भी निकालना रहता है। ट्राइंगल का, चलो मिटा दे, हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 का लाइन हो गया, इक्वेशन 1, और ये हमारा इक्वेशन 2 का लाइन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलेगा कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, find the vertices of
ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये जो लाइंस लाइन 1 लाइन 2 जो बनाए हैं उसके हेल्प से, एंड एक्स एक्सिस। अब देखो हमारे पास क्या है, अरे स्केल यही था ना, तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और एक्स एक्सिस कौन है, ये है ना एक्स एक्सिस, ये हमारा लाइन 1 हो गया और ये हमारा लाइन 2 हो गया। तो लाइन 1 दीज लाइंस लिखा हुआ है, दीज लाइंस मतलब लाइन 1 लाइन 2 और एक्स एक्सिस के हेल्प से जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसका वर्टिसेस फाइंड करो। तो वर्टिसेस मतलब कौन, वही कोना को बोलते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। अब इसका वर्टेक्स फाइंड करना मतलब ये कौन सा पॉइंट है वो बताओ, ये वैल्यूज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखना यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे मान लो ये 2 पे मैच, ये 2 पे आया, 2 पे फॉलो किया 1 2, तो x का वैल्यू 2 मिला, और ये जो पॉइंट कितना ऊपर पे है, कितना ये y एक्सिस पे कितना ऊपर है, ये 7 है मान लो, तो 2,7। अब ये वाला पॉइंट, अच्छा एक बात तुम लोग यहाँ पे, वैसे हम बताएंगे फिर से, यहाँ पे समझ लो पहले कि x एक्सिस है ना, x एक्सिस उस पे हमेशा y का वैल्यू 0 होगा। अब क्यों समझो, जैसे x एक्सिस हमारा ये वाला है, x एक्सिस ये है ना, अब तुम इसके ऊपर उठोगे ही नहीं तो y का वैल्यू कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये पॉइंट x एक्सिस पे है और y का कोई मूवमेंट ऊपर हुआ ही नहीं है, मतलब y का वैल्यू 0 किलोमीटर, इसलिए इस x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0। वही उल्टा अगर y एक्सिस का हम बात करेंगे, y एक्सिस का बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा y एक्सिस, ये वाला। अब इस y एक्सिस में कोई पॉइंट तुम यहां रख दो, y एक्सिस पे रखना है, तो चलो यहां पे पॉइंट को रख दिए। अब ये पॉइंट कहां पे है, y एक्सिस पे है, तो हम बोलेंगे कि यहां पे कोऑर्डिनेट तो इसी तरीके से होते हैं, x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू। तो हम बोलेंगे ऑरिजिन से हम कितना नीचे आए हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे आए इसलिए -5 होगा यहाँ पे। लेकिन x पे कितना मूवमेंट हुआ है, ये y एक्सिस है, तुम उधर ना तुम राइट मूव किए हो ना तुम लेफ्ट मूव किए हो, तुम y एक्सिस पे ही खड़े हो ना, तो लेफ्ट राइट मूव ही नहीं किए हो, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इसलिए x का वैल्यू 0 होगा। मतलब ये y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ था उसका वर्टिसेस फाइंड करना था, वर्टिसेस मतलब कोना फाइंड करना है, तो ये तो मिल गया। अब ये वाला वर्टेक्स के बारे में जरा सोचो कि ये x एक्सिस है ना, कौन 0 होता है, y 0, तो कॉमा के बाद यहाँ सीधा 0 पुट कर दोगे, और x का वैल्यू मतलब कि ऑरिजिन से ये वाला पॉइंट कितना दूर है लेफ्ट साइड में, तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, मतलब -5, माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक। राइट साइड यहाँ देखो, क्या ये वाला पॉइंट भी x एक्सिस पे है, क्या x एक्सिस पे है तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू ऑरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9,0, तो 3 वर्टेक्स मिल गया। तो लिखेंगे वर्टिस और नाम दे देंगे, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C, तो बोलेंगे इस तरीके से वर्टिसेस आर, कौन कौन है वर्टिसेस है, ऐसे वर्टेक्स A और उसका 3 ठो इक्वल देना है ना, 3 ठो, तो कौन है 2,7, फिर लिखेंगे वर्टेक्स B 1 2 3 कौन है -5,0, फिर लिखेंगे वर्टेक्स C कौन है 9,0 है। आगे बात समझ में, ऐसे तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बोलेंगे
हाँ, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, पॉइंट्स मतलब वर्टेक्स, वर्टिसेस को, ये सारे इस तरीके पॉइंट्स है ना। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलेंगे सेड करो। एक तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया, वर्टिसेस फाइंड करने वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेडिंग का क्वेश्चन आएगा, बोलेगा सेड करो उस क्षेत्र को, उस रीजन को, उस एरिया को, जो एरिया, जो रीजन फॉर्म हो रहा है दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। समझा? दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो यही तो जो ट्राइंगल है उसके अंदर वाला एरिया को सेड कर दो, सेड कर दो। तो ये जो हम रीजन को सेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेडिंग कर रहे हैं। इसका नाम क्या जानते हो? इसका नाम है, दिस इज द रीजन, ये वो रीजन है ना, जो बाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? बाउंड, बाउंड मतलब क्लोज हो रहा है। रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय दीज लाइंस, दीज लाइंस मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के हेल्प से, एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और लाइंस, तो लाइन ये दोनों और एक्स एक्सिस ये वाला, इसके कारण कौन सा रीजन क्लोज हो गया? ये वाला, जिसको सेटिंग किए, कलर किए, कर दिया, आंसर हो गया। यहीं पे अगर बोल देता, क्वेश्चन चेंज कर देगा, बोलेगा ऐसे कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सेड, सेड द रीजन, सेड द रीजन bounded by these lines and y axis, and y axis, जो लाइंस और y एक्सिस के कारण, जो लाइंस और y एक्सिस के कारण जो रीजन इनक्लोज हो गया, कैप्चर हो गया, उसको सेट करना है। तो लाइन 1 है ये, और लाइन 2 है ये, और y एक्सिस है ये, तो कौन सा रीजन बंद हुआ? क्या ये वाला हुआ क्या? तो ये सेट करना है, आंसर हो गया। समझे? तो सेटिंग नहीं समझा? यहां क्वेश्चन समझो ना, कि सेट द रीजन, सेट मतलब कलर करो रीजन को, क्षेत्र को, कौन सा? जो बॉन्ड हुआ, बॉन्ड मतलब इनक्लोज हुआ, कैप्चर हो गया, बोलते ना कि जमीन में मेरा कैप्चर हो गया रे, बाउंड्री मार दिए, वही बाउंड्री मारना है। तो बाउंड्री किसके किसके हेल्प से मारना है? दीज लाइंस, लाइंस और वाई एक्सिस। ट्राइंगल शेप का तेरा जमीन है, तो 3 तरफ से दीवार देगा ना, तो दीवार देना है, तो कौन कौन सा दीवार देंगे? दीज लाइंस और वाई एक्सिस। तो लाइन हुआ तो ये वाला है ना, एक तो लाइन, ये दूसर का लाइन, और वाई एक्सिस ये, तो 3 तरफ से दीवार पड़ गया, तो अंदर तेरा जमीन कौन सा है? ये वाला। हो गया। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। दीज लाइंस और वाई एक्सिस के कारण कौन सा एरिया कैप्चर हो गया? कौन सा हुआ था? ये येलो वाला रहा। और अगर दीज लाइंस और एक्स एक्सिस, ब्लू वाला, समझा? सेटिंग वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लेकिन ये लाइंस पहले तुमको बनाना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, और प्लॉटिंग हम लोग पहले ही सीख ली है। हर बार इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, वर्टेक्स फाइंड करो, रीजन सेट करो। अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या? देखो, पहले इन सबको हटाते हैं, सब लिखने का जरूरत है नहीं, लिखना है क्या? होमवर्क देंगे पट पट एकदम, कल दिख जाना चाहिए होमवर्क कॉपी में, ठीक है ना? नहीं आएगा? देख लो भाई, मेरा काम है बताना, और थोड़ा सा बताना कि क्या बनाना है। अब तू बनाएगा नहीं तो तेरे बदले में हम तो बना नहीं देंगे। वाह, देखा, इधर आधा बात बोला, थोड़ा डोज मिला तो पूरा बात बोल दिया। ठीक है, देखो देखो अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा? बोलेगा फाइंड द एरिया, सीधा हो गया, फाइंड द। अब एरिया किसका? वही ट्राइंगल का बोलेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द, अरे कट तो नहीं ना रहा है? कट रहा है क्या? कट रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन रहेगा इस तरह, फाइंड द एरिया किसका? ट्राइंगल का। कौन सा ट्राइंगल का भैया? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल बाउंडेड बाय या फॉर्म्ड बाय, वो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस
these lines and x axis और लाइंस, x एक्सिस और लाइंस के हेल्प से जो ट्राइंगल बना, x एक्सिस ये है, लाइंस हमारा ये है, ये जो ट्राइंगल बना जो सेट किया हुआ है ब्लू कलर से, उसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है ये, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कौन है भाई? बेस तुम किसी को भी बना सकते हो, तो बेस हम तो इसी को बनाएंगे, बेस हो गया। अब इसका डिस्टेंस तो हमको मालूम नहीं है ना, मालूम है, देखो ये हमारा ओरिजिन है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th वाला पॉइंट है जहाँ पे ये वर्टेक्स है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,0 होगा। क्या? इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4, इसका कोऑर्डिनेट -4,0 होगा। क्या मतलब? तुम ओरिजिन से इधर 4 किलोमीटर चलते हो, इधर 8 किलोमीटर चलते हो, तो टोटल कितना हो गया? 12 किलोमीटर हो गया। क्या? हाँ, अब सुन भाई, डिस्टेंस है ना रे, ये माइनस क्यों आता है? ये हम ये दिखाते हैं कि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेकिन बात जैसे ही लेंथ का करेंगे, डिस्टेंस का करेंगे, तो माइनस भूल जाओ। डिस्टेंस का बात हो रहा है ना, कभी बोलता है आज चले -3 किलोमीटर पसीना पसीना हो गया, ऐसा नहीं ना बोलता है। तो इधर 4 किलोमीटर, वो नेगेटिव माइनस इसलिए वो रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। इसमें माइनस लेते हैं वाई एक्सिस में नीचे, वो माइनस रिप्रेजेंट करता है कि बिलो द ओरिजिन, प्लस रिप्रेजेंट करता है अबव द ओरिजिन, उसका उतना ही मतलब है। डिस्टेंस में माइनस नहीं लेते हैं, डिस्टेंस में इधर 4 किलोमीटर, इधर 8 किलोमीटर, 8 + 4 12, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर, 12 यूनिट है। और हाइट का मतलब क्या होता है? तुम जिसको बेस माने हो ना, उसी के ऑपोजिट में वर्टेक्स होता है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। अब ये हमको डिस्टेंस चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो ये पता करना पड़ेगा कि ये वाला जो वर्टेक्स है कितना ऊपर है। तो ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का वैल्यू यहाँ 2 है और y का वैल्यू 8 है ना, तो ऊपर कितना जाना पड़ा? 8 स्टेप, तो इसका 8 हो जाएगा। तो देखो बेस कितना है? बेस है तुम्हारा 12 और हाइट कितना है? 8, तो बेस की जगह पे 12 और हाइट के प्लेस पे 8, 2 का पहाड़ा से 6 बार में काट दो, 8 6 48, और यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो रहे, तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। समझे? नहीं, ग्राफ तुमको खुद बनाना है। हाँ, क्या बात समझ में आया? शेडिंग रीजन, फाइंड द वर्टिसेस, फाइंड द एरिया, क्लियर है ये? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला ही स्टेप, प्लॉट कैसे करना है वो नहीं तो ये नहीं है कि नहीं? तो समझ में आ गया? इक्वेशन 1 से एक तो बॉक्स बनाओ, इक्वेशन 2 से एक बॉक्स बनाओ, दोनों बॉक्स को प्लॉट करो, प्लॉट करोगे ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन मिल गया। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ, क्या क्वेश्चन है बुक में मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं, थोड़ा सा रंग बिरंग का क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा सा मतलब कि नया टाइप का। रंग बिरंग बोलने का ये मतलब है, नहीं है, हो गया। नहीं है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ये तो हो करवा दिए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस का, अरे तुम समझा? अरे पूरा, हाँ पूरा बात समझ गया ना? पढ़ चुका है, बात पूरा समझ गया कि नहीं समझा? अब तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा जानता है? कि तुम ग्राफ बनाओ
और ग्राफ बनाने के बाद बताओ कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ग्राफ बनाने के बाद तुम ग्राफ बनाएगा, अब ग्राफ बनाएगा तो देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज। या तो दोनों लाइन कट जाएगा इंटरसेक्ट, या तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक रहेगा। वो तीसरा कंडीशन है ना बाबू। और दूसरा कंडीशन क्या है? ओवरलैप। समझ में आ रहा है? जब इंटरसेक्ट करता है ना, अब देखो पहले समझो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, तब समझ में आएगा। चलो ये हो गया पूरा। एक्चुअली में ग्राफ खत्म हो चुका है ना। कल से हम लोग सीधा मूव करेंगे अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक में लगेगा 2 से 3 दिन, आ जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है ना। तो हम जैसा बोले थे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ नहीं, वो तो होमवर्क होना ही चाहिए, बाकी हम पढ़ाने वाला में ठीक चल रहा है ना। 8 मिनट लेट आ गए। क्वेश्चन देंगे अभी घर पे बनाने के लिए, इतना क्वेश्चन रहेगा कि टेंशन मत लो। सब ग्राफ पेपर पे बनाओगे, टोटल होमवर्क, ठीक है। देखो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, मतलब लाइंस बनाते हैं, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, दोनों यहाँ पे कटा। हाँ, एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक लाइन ऐसे है और दूसरा का लाइन भी इसी के ऊपर है, ठीक है। दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है। आगे बात समझ में? दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन, हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है पैरेलल वाला। एक लाइन ऐसे रहेगा और दूसरा लाइन भी ऐसे रहेगा, पैरेलल। अब ये जो सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं ना, सॉल्यूशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखो जैसे मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है, कर्व है, ठीक। x और y का तुम कितना सारा पेयर ढूंढ सकते हो, कितना सारा वैल्यूज ढूंढ सकते हो, एक्स वाई अलग अलग, कि इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब LHS 0 आ जाए, क्योंकि RHS 0 है ना। अब देखो इस लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में कितना सारा पॉइंट्स है? ये पॉइंट है लाइन पे, ये पॉइंट है लाइन पे, ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं कितना सा, अब देखो क्या हुआ कुछ नहीं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है वो लाइंस पे है क्या? लाइंस पे है क्या? तो ये पॉइंट का मतलब ऐसे वाला वैल्यू x, y,
ये जो पॉइंट सेकेंड वाला है उसका भी एक ऐसा वैल्यू आता होगा x कॉमा वाई, यहाँ पे आएगा ना। ये तीसरा वाला पॉइंट के लिए भी x कॉमा वाई मिलेगा, बोलो बोलो। तो सोच के देखो, ऐसा ऐसा ब्रैकेट कितना मिलेगा, बहुत सारा। और ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे एक जगह पे x एक जगह पे y, ऐसे बोलते हैं ना। अब ऐसा ऐसा ब्रैकेट कितना मिलेगा, बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा ब्रैकेट मिलेगा, बहुत सारा x बहुत सारा y मिलेगा। अब एक्चुअली में यहाँ जो पॉइंट्स है ना वो इन्फानाइट है। कितना है, इन्फानाइट पॉइंट्स है, क्योंकि एक लाइन में इन्फानाइट पॉइंट्स होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x और y का बहुत सारा वैल्यूज है, इन्फानाइट पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर सिंगल इक्वेशन के लिए हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक, ओके। लेकिन जब बात करते हैं सिस्टम का, किसका, जब ये बात आ जाता है सिस्टम का, सिस्टम मतलब वही साइमल्टेनियस पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब सिस्टम का बात आ जाता है, और सिस्टम का मतलब हो गया कि x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे, एंड with the help of first equation and second equation you will get first curve and second curve, that is first straight line and second straight line and second straight line. So अब ये हो सकता है कि वो दूसरा पहले को इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है कि ओवरलैप करे, हो सकता है पैरेलल हो। क्या, अब देखो ये जो हम पॉइंट बनाए हैं वो किसका सॉल्यूशन है। ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है x कॉमा वाई, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे ये वाला जो पर्पल वाला जो पॉइंट हम लिए, यहाँ पे भी x कॉमा वाई मिलेगा, और ये x कॉमा वाई किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये वाला जो पर्पल वाला पॉइंट है क्या इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस 2 पे नहीं है ना। ये सिर्फ जो लाइंस पे जो पॉइंट्स है वही सेटिस्फाई कर सकता है, वही सेटिस्फाई मतलब वही सॉल्यूशन है। लेकिन इस पॉइंट के बारे में तुम क्या सोचते हो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में जो पॉइंट P है इसके बारे में क्या सोचते हो, ये दिस पॉइंट P इज ऑन इक्वेशन 1 एंड दिस पॉइंट P इज ऑल्सो ऑन द लाइन 2। ये पॉइंट P 1 पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट P 2 पे भी लाई कर रहा है, दोनों पे बैठा हुआ है। दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन। दिस पॉइंट मतलब एक x कॉमा वाई, और यहां पे x कॉमा वाई जो है, x का वैल्यू अल्फा होगा, y का वैल्यू बीटा, कुछ तो कुछ होगा। और ये पॉइंट P चूंकि कॉमन है, 1 पे भी लाई कर रहा है, 2 पे भी लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट P 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। अरे ये तो वही सिचुएशन आ गया, एक एक्स वाई का अल्फा बीटा वैल्यूज जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साइमल्टेनियस बन गया। तो ये साइमल्टेनियस बन जाएगा फिर, और साइमल्टेनियस बन जाएगा तो क्या ऐसा पॉइंट P जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्या और भी पॉसिबल है? इकलौता यही है क्या? इकलौता बस यही पॉइंट P है क्या जो 1 और 2 को दोनों को सेटिस्फाई करे एट द सेम टाइम? सिर्फ ये सिंगल पॉइंट है क्या? यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो गया ये? किसके लिए? इस साइमल्टेनियस के लिए, इन दोनों के लिए नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है बोलो तो? यूनिक सॉल्यूशन कब बोला जाएगा? जब लाइंस इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन इज ओनली पॉसिबल जब यहां पे लाइंस क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्ट करेगा। ये बात याद रखना है, जब लाइन इंटरसेक्ट कर देगा समझ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही ठो सॉल्यूशन, एक्स और वाई का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अल्फा एंड बीटा इज द ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और उसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास फिर से सिस्टम है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशंस है, तो हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो या तो ये ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा तो पूरा स्टोरी हम लोग जान चुके हैं, ऐसा बनेगा तब क्या होगा?
अगर ओवरलैप वाला ग्राफ बन गया तब, तो ओवरलैप वाला बनेगा तो इसमें हर पॉइंट, इसमें एवरी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 एज वेल। ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट हम बनाए हैं x, y, ये किसका पॉइंट है रे? ये पॉइंट है इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 के लाइन पे बैठा हुआ है। और यही वाला पॉइंट P इक्वेशन 2 का जो लाइन है उस पे भी बैठा हुआ है। ओवरलैपिंग है ना, कोइंसिडेंस वाला है ना, कोइंसाइड है, यहाँ पे दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड किया हुआ है। तो किसी को भी पॉइंट, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको जिसको मन करे उसको चुन लो। मेरा मन किया ये वाला पॉइंट को चुनने का, इस पॉइंट को चुने तो पता चला कि ये वाला पॉइंट इक्वेशन 1 का लाइन पे है और यही पॉइंट, सेम पॉइंट इक्वेशन 2 के लाइन पे बैठा हुआ है। अरे तो यहां पे हर पॉइंट कॉमन पॉइंट है क्या? हर पॉइंट कॉमन है, हर पॉइंट कॉमन है। तो कितना सारा पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? लाइंस पे जो पॉइंट्स होते हैं वही सॉल्यूशंस होते हैं। लाइंस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब एक और लाइन बना तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि दिस इज द ओनली पॉइंट जो दोनों पे बैठा हुआ है। बट यहां पे तो हर पॉइंट दोनों लाइन पे बैठा हुआ है, तो हर पॉइंट सॉल्यूशन है ना, दोनों के लिए, दोनों के लिए। तो कितना सारा पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा कब? ओवरलैपिंग के केस में, कोइंसाइड के केस में। जब यहां पे लाइंस क्या करेगा? लाइंस क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो वहां पे सॉल्यूशंस कैसा होगा? कितना सारा होगा? सॉल्यूशंस कितना सारा होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ऐसे बोलना है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोलना है। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? इनफाइनाइटली। अब तीसरा केस, तुम्हारे पास एक सिस्टम होगा, दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाए, तुमको पता चला कि पैरेलल आ गया। ये वाला पॉइंट इस 1 का सॉल्यूशन है और ये वाला पॉइंट इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है। अलग अलग सॉल्यूशन है सबका। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो 1 को भी सेटिस्फाई करे और वही पॉइंट इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे? नहीं, नहीं। तो इनको साइमल्टेनियस नहीं बोलेंगे। साइमल्टेनियस नहीं बोलेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैरेलल लाइंस है ना, इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं है। इंटरसेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। सो वी विल हैव नो कॉमन पॉइंट्स। जो दोनों पे बैठा हुआ है, ये पॉइंट इस पे बैठा हुआ है तो इस पे नहीं है, इस पे है तो इस पे नहीं है, तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं जो दोनों पे है। तो हमें कभी भी वो अल्फा और बीटा नहीं मिलेगा जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे, कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा जब सिचुएशन आता है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है पर इसको नहीं कर पा रहा है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे, अगर मान लो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, तो M इसको 1 बोलते हैं, 1 का लाइन है ये, 2 का लाइन है ये। तो पॉइंट M जो है 1 को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट N जो है वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन N 1 को कभी नहीं कर पाएगा सेटिस्फाई, और पॉइंट M 1 को तो करेगा पर इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिचुएशन तो कैसा होता है? जब साइमल्टेनियस नहीं होता है, मतलब ये साइमल्टेनियस नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास x और y का कोई वैसा कॉमन वैल्यूज है ही नहीं जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को सेटिस्फाई करे। नहीं है क्या? नहीं है ना। तो ये साइमल्टेनियस नहीं है। साइमल्टेनियस नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। सो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। कब? जब पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होता है ना, याद रखना है, ये देखो दोनों लाइंस पैरेलल था। अगर पैरेलल लाइंस बन गया तुम्हारा ग्राफ पैरेलल, तो समझ जाना, क्या समझोगे? नो सॉल्यूशन। क्या समझोगे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। क्या मतलब होता है? बोलो बोलो। तो नो सॉल्यूशन मिलेगा मतलब पैरेलल मिलेगा, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। कैसा? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कंसिस्टेंट।
क्योंकि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा ना, सॉल्यूशन मिलेगा मतलब कंसिस्टेंट है। इसमें तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट मतलब समझते हो, जब सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, जब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? हाँ हाँ, जब सॉल्यूशन मिलेगा तो साइमल्टेनियस है, और जब सॉल्यूशन मिलेगा नहीं तो वो साइमल्टेनियस नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं रहेगा। किसके केस में? नो सॉल्यूशन के केस में वो दिया रहेगा पर वो साइमल्टेनियस नहीं होगा, है ना। वो बोलेगा कि जरा देखो तो इसका सॉल्यूशन है क्या, फाइंड करो तो तुम कैसे पता लगाओगे इसका सॉल्यूशन है या नहीं? ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाने में समय लग जाएगा। तो हमारे पास एक थ्योरी भी होता है कि बिना ग्राफ बनाए भी पता किया जा सकता है कि पैरेलल्स होगा, पैरेलल्स बनेगा क्या, लाइंस इसके जब बनाएंगे तो बनाएंगे नहीं, पर थ्योरेटिकली भी पता कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं टेस्ट। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट करने से पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ है। तो यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे और उसको बोलते हैं सॉल्वेबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेबिलिटी टेस्ट। और सॉल्वेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ तो सॉल्व हो रहा है, यहाँ तो सॉल्व हो रहा है, यहाँ भी सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं सॉल्वेबिलिटी टेस्ट। तो सॉल्वेबिलिटी टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्या क्लास आज का समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ ऑफ कर दे। और दूसरा बात यह है कि होमवर्क में आप लोग ज़रा लिख लीजिए कि क्या रहेगा होमवर्क, है ना। अब आएगा मज़ा। ये बड़े लाइव वेट एक्सरसाइज 3A, ठीक। एक्सरसाइज 3A समझे कि नहीं समझे? यस, 3A बनाइए मस्ती में एकदम, और आइए कल ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। एक बंडल मिलेगा 25, 30, 40 रुपया में। उसके अंदर नहीं रहता, पेजेस रहता है, ग्राफ पेजेस। तो कितना क्वेश्चन है देख लो, there are total 29 questions, so you'll need 29 graphs। या फिर प्रैक्टिकल कॉपी लिए हुए तो उसके पीछे में 7-8 पेज रहता है, 4 पेज 5 पेज। तो अगर वैसा बचा के रखे हो तो वहीं से कलेक्ट कर सकते हो, दीदी भैया के साथ होगा ही। कौन सा? हाँ हाँ, अरे हाँ, तो है तुम्हारे पास, इन लोग बांट दो, सब में बांट दो। लेकिन अपने को कल चाहिए ना होमवर्क, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जाके आज खरीद लीजिएगा या कल सुबह खरीद लीजिएगा और बना के आइएगा।